चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को। एरिस्टोटल कहता है कि भाई रेवोल्यूशन जो है दे डोंट अकर सडनली, दे अकर व्हेन पीपल आर ट्रीटेड अनफेयरली। और ये तब होता है कि व्हेन देयर इज इनइक्वालिटी, या पीपल जो हैं दे बिकम ग्रीडी। लीडर्स ऑल्सो बिकम ग्रीडी। जो रेवोल्यूशन अकर करता है जब पीपल डोंट फॉलो लॉज एंड टेंड टू फोकस मोर ऑन पर्सनल गेन ओवर पब्लिक वेलफेयर। तो एरिस्टोटल ने क्या किया है कि वो बोलता है कि भाई किसी भी सोसाइटी में जो रेवोल्यूशन है ना, वो ऐसे ही नहीं आता। वो आता है जब लोगों को आप अनफेयरली ट्रीट करते हो और जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी होती है क्योंकि लोग ग्रीडी होते हैं। ग्रीडी इसलिए होते हैं क्योंकि जो लोग हैं वो अपने पर्सनल गेन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन पब्लिक वेलफेयर। लाइफ में अगर कोई चीज़ आदमी को ले डूबती है तो वो है उसकी भूख। भूखा आदमी जो होता है, या तो वो शरीर से मोटा हो जाएगा अगर वो खाने में ज़्यादा व्यस्त रहता है, और अगर आदमी पैसे का भूखा होगा तो वो मॉरली करप्ट आदमी होगा। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अरिस्टोटल ये कह रहा है कि भाई देखो, कोई भी रेवोल्यूशन जो है वो पहली बात तो सडनली नहीं होता। यानी कि रेवोल्यूशन ऑलवेज ब्रूज अप। ब्रूज अप का मतलब ये है कि रेवोल्यूशन जो है वो हमेशा सोसाइटी के अंदर ही होता है। और सोसाइटी के अंदर ही होता है का मतलब ये है कि रेवोल्यूशन जब होता है तो सोसाइटी के अंदर ही कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर एरिस्टोटल क्या बोल रहा है कि भाई इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एम्बिशन, ग्रीड, डिसरिगार्ड फॉर लॉज, डिसरिगार्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब होते हैं फैक्टर्स फॉर आउटबर्स्ट ऑफ वायलेंस। और ये वायलेंस एक रेवोल्यूशनरी वायलेंस होती है। रेवोल्यूशनरी वायलेंस का मतलब ये होता है कि एरिस्टोटल बोल रहा है कि इट चेंजेस द नेचर ऑफ पॉलिटी। यानी कि एक एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसको चेंज करके एक न्यू सिस्टम को इंश्योर करता है आने में। चीज को समझ रहे हो आप? एरिस्टोटल आपको याद है हमने बात की थी, सिक्स फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया था उसने। तो ये जो सिक्स फोल्ड क्लासिफिकेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, एरिस्टोटल क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट होगी वो ये है कि जब सोसाइटी में रेवोल्यूशन होगा तो एक क्लासिफिकेशन वाला जो सिस्टम था उसको चेंज करके कोई दूसरा सिस्टम आ जाएगा। टायरेनी विल बी रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेसी, लेट्स से, और डेमोक्रेसी में बी रिप्लेस्ड बाय टायरेनी ऑल्सो फॉर दैट मैटर। ये भी हो सकता है।
प्लेटो भी इसके बारे में चर्चा कर चुका है। जब प्लेटो कहता है टिमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, टायरेनी एटसेट्रा, प्लेटो ने भी ये बात बोली थी कि इवेंचुअली डेमोक्रेसी विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ टायरेनी, सो देयरफॉर द रूल ऑफ अ फिलोसफर किंग इज इंपॉर्टेंट। एरिस्टोटल भी यहाँ पर ये बोल रहा है, वो कह रहा है कि देखो, कभी भी पहली बात तो, जब रेवोल्यूशन होगा तो दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ ये होगी कि सोसाइटी के अंदर इंटरनल ड्राइवर्स होंगे, और दूसरा ये होगा कि सोसाइटी में रेवोल्यूशन के बाद उसका जो सिस्टम है पॉलिटिक्स का वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये दो चीज़ें हैं, सिस्टम विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, तो सोसाइटी में इंटरनल ड्राइवर्स होंगे, सिस्टम विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। दो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ को समझ लीजिए अब आप, कि रेवोल्यूशन एरिस्टोटल ने जब टाइम पे बोला तो उस समय इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, ये बात गलत नहीं है। पर ये कहना कि उस समय सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल थे, इसके सिवाय कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ये एक इशू है। क्योंकि आज जब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की, तो हम देखते हैं कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, पर इन इंटरनल फैक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि एरिस्टोटल की जो रेवोल्यूशन की थ्योरी है वो इररिलेवेंट है। इनफैक्ट एरिस्टोटल की रेवोल्यूशन की थ्योरी ये बात बोल रही है कि आप सबसे पहले अपने गिरेबान में झांको कि इंटरनल फैक्टर्स रेवोल्यूशन के क्या हैं। अब देखो जी यहाँ पर जॉर्ज सेबिन, रिचर्ड मुलगन क्या बोलते हैं। ये दोनों कहते हैं कि भाई एरिस्टोटल जो है वो हमेशा मिडल पाथ पे फोकस करता है। इसी रीजन से वो रेवोल्यूशन को भी रिच या पुअर को ब्लेम नहीं करता है, कि रिच करेंगे या पुअर करेंगे। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है जॉर्ज सेबिन का और रिचर्ड मुलगन का, क्योंकि अभी जब हम मार्क्स की बात करेंगे ना आगे जाकर, तो मार्क्स एक ऐसा थिंकर है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास को ही ब्लेम करता है। वो कहता है कि रिच क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, देयरफॉर देयर इज अ रेवोल्यूशन। तो दिस इज वेयर एरिस्टोटल डिफर्स फ्रॉम मार्क्स। क्योंकि अरिस्टोटल कहता है कि बस देखो, रेवोल्यूशन के लिए भी एक मिडल पाथ है। मिडल पाथ बोले तो कि यहाँ पर भी सोसाइटी में इनजस्टिस है, और ये इनजस्टिस होती है कंप्लीट डिसरिगार्ड की वजह से। डिसरिगार्ड ऑफ लॉज, डिसरिगार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिसरिगार्ड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मात्र केवल एक फैक्टर है जिसकी वजह से आज की डेट में जो है रेवोल्यूशन हो रहा है। तो ये चीज़ को समझो आप, ये बड़ा क्रूशल पॉइंट है। इस रीजन से क्या है कि एरिस्टोटल जो है वो रेवोल्यूशन को भी एट्रीब्यूटेड मिडल पाथ को ही करता है, कि आप वो ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करो, वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो। इसी रीजन से आप देखो कि सीडीसी रीव जो है वो भी कुछ ऐसी ही बात करता है। वो कहता है कि एरिस्टोटल जो है उसके हिसाब से रेवोल्यूशन जो है ऑलवेज कम्स फ्रॉम इनसाइड द सिस्टम, एंड नॉट जस्ट अ सेट ऑफ रिबेलियन पीपल। तो एक सेट ऑफ रिबेलियस पीपल को सिर्फ ब्रांड कर देना कि भाई इन्हीं की वजह से आज की डेट में रेवोल्यूशन हो रहा है, वो चीज़ गलत है। तो वो ये कहते हैं सीडीसी रीव साहब कि भाई साहब देखो, रेवोल्यूशन अगर होगा किसी भी जगह पर तो एरिस्टोटल के मुताबिक रेवोल्यूशन होगा बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स। इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स का मतलब है कि भाई यहाँ पर लोग ग्रीडी हो जाएंगे, पॉलिटिशियंस ग्रीडी हो जाएंगे, लोग लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अब ये चीज़ को समझो, देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझ आएगी, कि देखो एरिस्टोटल बोल रहा है कि भाई रेवोल्यूशन सोसाइटी में कब होगा। रेवोल्यूशन सोसाइटी में तब होगा जब आप लॉ का डिसरिगार्ड करोगे। अब एरिस्टोटल हमें वापस ले जाता है उसी पॉइंट पे, लॉ पे। लॉ कैसे बना था? रीजन से। रीजन किसके? ह्यूमन के।
ह्यूमन कौन है? एक पॉलिटिकल एनिमल। अगर ह्यूमन एक पॉलिटिकल एनिमल है जिसने रीजन करके एक लॉ बनाया है, तो जाहिर सी बात है ना कि ये लॉ को फॉलो करना उसका धर्म है। तो यहाँ पर जब रूल ऑफ लॉ की बात करता है एरिस्टोटल, तो ये रूल ऑफ लॉ क्या है? ये धर्म है, इंडियन थॉट के मुताबिक। बट सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है जी? ब्यूटी ये है कि ये रूल ऑफ लॉ जो धर्म है, ये आज की डेट में अगर इसका डिसरिगार्ड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रीजन में है। देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप लॉ बनाओ भी खुद, फिर लॉ को डिसोबे भी आप खुद ही करो। तो एरिस्टोटल यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहा है? वो कह रहा है कि बस अगर एक रेवोल्यूशन हुआ है ना, तो वो रेवोल्यूशन ये सिर्फ लॉ के डिसरिगार्ड से नहीं हुआ है। ये लॉ आफ्टर ऑल बना एक रीजन से था। अगर आज कोई इसका डिसरिगार्ड कर रहा है तो उसके पीछे भी रीजन है। यानी कि एरिस्टोटल ये कह रहा है कि लुक इनसाइड, बिकॉज व्हेन यू लुक इनसाइड यू विल फाइंड कि देर आर सम कंडीशंस दैट यू हैव क्रिएटेड वेयर रीजन इज गेटिंग फॉल्टी। रीजन इज गेटिंग फॉल्टी। तो एरिस्टोटल क्या बोल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं रीजन के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहीं ना कहीं रीजन जो है वो फॉल्टी इसलिए है। क्यों? क्योंकि समझने की कोशिश करो कि आदमी अगर सोच के ही रीजन करके अंडरस्टैंड करके लॉ बना रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई है, जिसकी वजह से अब उसी के बनाए हुए लॉ को वो डिसरिगार्ड कर रहा है। तो ये जो चेंज का फैक्टर है ना, अपने को ये आइडेंटिफाई करना है टू प्रिवेंट रेवोल्यूशन। तो ये देखो कितनी प्रोफाउंड लर्निंग है ये। अब आप देखो कि अभी फॉर दैट मैटर हम सब जानते हैं कि नेपाल में एक जेंजी प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने जेंजी प्रोटेस्ट में कहा कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो है वो करप्ट है। वो जेंजी को लेके लॉज नहीं बना रही। अगर वो जेंजी को लेके लॉज नहीं बना रही, अगर हमारी गवर्नमेंट करप्ट है, तो आफ्टर ऑल ये लॉ बनाए भी तो थे पहले एक ऐसे रीजन्ड इंडिविजुअल ने या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने। और वो रीजन्ड इंडिविजुअल्स ने जब एक लॉ बनाया, और आज वही रीजन्ड इंडिविजुअल्स इस लॉ को अब डिसोबे कर रहे हैं, और डिसोबे करके सोसाइटी में एक रेवोल्यूशनरी इम्पल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम लॉ में नहीं है, प्रॉब्लम है लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में। तो एरिस्टोटल जेंजी प्रोटेस्ट को कैसे देखेगा नेपाल में? वो ये कहेगा कि जेंजी प्रोटेस्ट में अगर जेंजी ने प्रोटेस्ट किया है तो लॉ के इम्प्लीमेंटेशन को झांक के देखो, क्योंकि ये लॉ बना तो सही था, पर इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ चैलेंज आया कि उससे एक रेवोल्यूशनरी इम्पल्स क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर जेंजी प्रोटेस्ट में ड्राइवर क्या था? इंटरनल था। कि एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को ये लगने लगा कि भाई हमें लॉ का डिसरिगार्ड करना है, क्योंकि ये लॉ हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो अरिस्टोटल ये कहेगा कि भाई जेन जी को स्टडी करो, उसकी साइकी को स्टडी करो, उसको स्टडी करके देखो वो डिसरिगार्ड लॉ का क्यों कर रहा है। ऐसा क्या फैक्टर है कि जिसकी वजह से जेन जी को ये लॉ को डिसरिगार्ड करना पड़ा? क्योंकि जिस दिन आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जेंजी का ये कारण है जिसकी वजह से वो लॉ को डिसरिगार्ड कर रहा है, आप इस रेवोल्यूशनरी इंपल्स को टैकल कर पाओगे। तो ये चीज बोली उसने। तो आपको ये उसकी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन समझनी है। पर जैसा मैंने आपको बोला अभी एक पॉइंट, कि आज की डेट में अगर मान लीजिए किसी सोसाइटी में रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल है, तो हमेशा एक चीज ये भी देखी गई है कि एक एक्सटर्नल फैक्टर भी प्ले करता है इस रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल को इग्नाइट करने में, और इससे भी एक रेवोल्यूशन होता है। तो एरिस्टोटल यहाँ पर कंप्लीटली रेलेवेंट इस पॉइंट तक तब तक है जब तक वो ये कह रहा है कि भाई रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल इंटरनल है। बिना रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल इंटरनल होने के बजाय आप
एक्सटर्नल फैक्टर को लाके रेवोल्यूशन नहीं करा सकते। अगर एक इंटरनल फैक्टर एग्जिस्ट करता है, इंटरनल लेवल पर रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल है, तभी आप उस चीज का फायदा उठा के एक एक्सटर्नल फैक्टर जो है उस रेवोल्यूशन को बढ़ावा दे सकता है। तो आज की डेट में ये एक्सटर्नल एक्टर क्या है? एक कैटलिस्ट है। बट रियल ड्राइवर रेवोल्यूशन का क्या है? इंटरनल है। ठीक है जी। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने ये चीज यहाँ पर ध्यान से समझ ली तो अब आपको ये चीज समझने में दिक्कत नहीं होगी जो यहाँ पर ये बोल रहा है एरिस्टोटल।